हाय गाइस, मैं हूं सिराज अहमद और आप देख रहे हैं एफर्ट करियर क्लासेस के चैनल को। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वीडियो में। ओके, तो फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा आपको उसको फोकस करने होंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन खास करके नीट में आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनको आपको देखना होगा और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देखना होगा, बताना होगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये दिया हुआ है राइट प्राइमरी ब्रांकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस, सी दिया हुआ है ट्रैकिया और डी दिया है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट डायमीटर के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन है, तो इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जाता है क्योंकि ये बाद में लंग्स के अंदर बहुत पतला हो जाता है, जाकर के इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पायरेशन अकर विथ आउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, तो दूसरा इसमें कौन सा रहेगा, इसमें सिर्फ आपको एनिमल पहचानना होगा। ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन क्या होगा, आउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब बाहर से कोई ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होना चाहिए जिससे इसमें चल सके। ठीक है, तो उसमें फिश में गिल्स के थ्रू होगा, फ्रॉग में होगा, उसमें भी लंग्स होगा, स्किन भी होता है, कॉकरोच में अलग टाइप का होता है। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है, लेकिन वहीं पे अर्थवर्म की बात करें तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं अंदर से, इसके अंदर केवल आउटर मेथड से ही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, विच द फॉलोइंग एनिमल रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन अकर विथ आउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इसमें क्या होता है, स्किन के थ्रू होता है भाई। ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऐसे नहीं होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज कर सकें अंदर, तो क्या होता है, मॉइस्ट स्किन होता है। तो इसमें याद रखना आप, अर्थवर्म में क्या होता है, मॉइस्ट स्किन होता है, उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन मैन एंड मैमल्स एयर पजेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स थ्रू। तो किसके थ्रू होता है भाई, तो नेजल कैविटी बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में आ जा रहा है लैरिंग्स, तो गलत हो गया, तुरंत लैरिंग्स नहीं आता, यहाँ भी वही आ रहा है, कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, तो नेजल कैविटी, फेरिंग्स ठीक है, फिर लैरिंग्स ठीक है, ट्रैकिया ठीक है, ब्रोंकियोल सही है, ब्रोंकाई एल्वियोलाई दे दे रहा। ओके, तो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्रोंकाई पहले आना चाहिए, फिर ब्रोंकियोल्स आना चाहिए, ये पहले होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट गया। देखो, नेजल कैविटी नाक से होते हुए फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई अंदर लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। क्या क्या पहुंच जाता है, एयर पहुंचता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन, ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन एक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन मसल इंक्लूड द, कौन सा ऐसा मसल होता है जो इसको फोर्स्ड एक्सपिरेशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक्त, तो एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं वो खास करके काम आते हैं, तो इसमें सी करेक्ट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स मोस्टली, किसके थ्रू होता है भाई साहब, बहुत आसान है, पहले दिया है, एच कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ओके, एंड एच कार्बोनिक एसिड, तो ये जाएगा कब। ठीक है, आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना, इस कंडीशन में ये आंसर ए जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6
द नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम इज वेरी सिंपल, डोम शेप का होता है डायफ्राम, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये लंग्स हो, ये मान लो लंग्स हो बने हुए, तो डोम शेप का डायफ्राम नीचे ही होता है पास में, ठीक है। ये मान लो डोम शेप, ये डोम शेप, डोम मान लो गुम्बद, गुम्बद का थोड़ा, ठीक है। ये डायफ्राम होगा, ठीक है। चलिए आगे, देयर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स कॉल्ड, जो मेम्ब्रेन को कवर करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? तो किसको, लंग्स को मेम्ब्रेन जो कवर करता है मेम्ब्रेन लाइक, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्ल्यूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, What structures are responsible for breathing process? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें ब्रीदिंग प्रोसेस में कौन सा इन्वॉल्व होता है भाई? इसमें आईएम होता है, आईएमएस, जिसको इंटर आईसीएम भी बोल सकते हो, उसको इंटरकोस्टल मसल, आईएम या आईसीएम भी बोल रहे हैं, आईसीएम इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है इंटरकोस्टल मसल, लेकिन यहाँ पर रिस्ट दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग प्रोसेस, तो डायफ्राम ज़्यादा इसमें करेक्ट माना जाएगा, ये भी इन्वॉल्व होता है, तो डी इसमें एक ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं और होगा ही यही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और इसको समझिए। ओके चलिए, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज, क्या होगा? तो इसमें जाएगा एपिग्लॉटिस। ये प्रिवेंट करता फूड की एंट्री को, किसमें? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है, एक्चुअली जब फूड जाता है फूड पाइप में, तो उस दौरान ये विंड पाइप पे एपिग्लॉटिस आ जाता है, ताकि विंड पाइप में फूड ना जाने पाए, इसलिए वो प्रिवेंट करता है। लेकिन जब कोई बोलता है, सांस लेता है, हंसता है तेज़ी से, खांसता है, तो उस वक्त कहाँ चला जाता है एपिग्लॉटिस? ये मूव करके उसमें फूड पाइप की तरफ जाता है, तो वहाँ से आवाज़ निकल सकती है, बोली हो सकती है, सांसें ले सकते हैं, हवा, ब्रीदिंग, एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एपिग्लॉटिस दोनों पे काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स टेक्स बाय, किसके थ्रू होता है भाई? तो इसके लिए सिंपल डिफ्यूजन होता है, क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, O2 डिसोसिएशन कर्व इज वेरी सिंपल। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है, ऐसा सिग्मा लाइक बनता है, सिग्मॉइड कर्व, दिस इज सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व। तो ऑप्शन इज ए। ये ग्राफ भी हो सकता है, आ जाए कभी, ठीक है, तो इसको याद रखना आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज एन अनस्टेबल कंपाउंड बिकॉज, क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जो होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में होती है। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? ए कहाँ गया? फिजिकल बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, नहीं, सी जाएगा इसमें। देयर इज ए केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, यहाँ पे फिजिकल बॉन्डिंग दिया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, देखिए दोनों में जैसा मिलता हुआ, बस यहाँ पे फिजिकल दे दिया है, यहाँ पे केमिकल दे दिया है, तो केमिकल वाला सही जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इसका बताइए, बॉडी टिश्यूज ऑब्टेन O2 फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिकॉज
डिसोसिएशन काज्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का कब क्या कंडीशन होता है, जब ऑक्सीजन क्या आ जाए, O2 क्या हो जाए, लो हो जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और जबकि CO2 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ऐसा कौन सा मिल रहा है भाई, बॉडी टिश्यू और ऑक्सीमोग्लोबिन कंडीशन में, तब इस समय डिसोसिएशन होता है। ठीक है, 13 में जाएगा आपका सी जा रहा, O2 लो एंड हाई CO2 कंसंट्रेशन। ओके, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ pulmonary function? ओके, pulmonary functions। तो इसमें कई इंस्ट्रूमेंट दिया है, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पायरोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को ECG कहते हैं। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन जाएगा का आंसर जो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, क्लिनिकल असेसमेंट। ठीक है, पल्मोनरी मतलब लंग्स होते हैं भाई। ठीक है, पल्मोनरी का सेंस क्या समझेंगे, लंग्स। तो लंग के फंक्शन को स्पायरोमीटर के थ्रू देखा जाता है। ठीक है, अब अगर किसी को पता हो कि सर स्फैग्मोमैनोमीटर क्या होता है, तो इसका यूज किया जाता है ब्लड के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, ब्लड प्रेशर जो होता है मतलब BP के लिए। ठीक है, स्टेथोस्कोप का क्या होता है, ये नॉर्मल जो होता है बॉडी का रिदम होता है हार्ट का, उसको मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, उससे, ठीक है, यानी उससे आवाज़ को सुना जा सकता है, लब डब की आवाज़, हार्ट साउंड जिसको कह सकते हैं, किससे, स्टेथोस्कोप। ऐसा होता है ना, ऐसा गोल सा इधर रहता है, अक्सर डॉक्टर लोग अपने गले में लगा के रखते हैं ऐसा। ठीक है ना, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया। ओके, और ये तो समझिएगा स्पायरोमीटर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को कहते हैं ECG। आपने कभी देखा होगा ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है, तो ये होता है ECG का, PQRST ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से। चलिए, तो ऐसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच आर द 3 मेन लेयर्स दैट फॉर्म द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। वाओ, इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए देख लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होता है ना कि जब मेम्ब्रेन डिफ्यूजन करता है तो उसमें कुछ टिश्यूज़ काम करते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ टिश्यू रहता है। ठीक है, एल्वेलाई पर एंडोथेलियम रहता है एल्वेलर कैपिलरीज के लिए। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है जिसको बेसमेंट में मिलती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो ऐसे एल्वेलाई के लिए ऐसे बनेगा, ऐसे आप डायग्राम देखोगे NCERT में दिया होगा। ठीक है, उसमें जा करके देखोगे तो ऐसा कुछ बना होगा। फिर नीचे ये बेसमेंट, नीचे वाला बेसमेंट रहता है, इधर से ब्लड वेसल्स रहते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये एक तरह से टिश्यूज बेस्ड होते हैं, यानी वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो वो नाम जो मैंने बोला वो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे थिन स्क्वेमस एपिथेलियम मिल रहा है। चलिए ठीक है भाई, एल्वेलाई ठीक है, एंडो बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल रहा है, ब्रोंक्यूल्स आर बेसमेंट, ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो कुछ फिर नेक्स्ट देखिए, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, बिल्कुल ठीक है। एंडोथेलियम एल्वेओलर कैपिलरी, ये सही है। एंड बेसमेंट सब्सटेंस, ये सही है। ठीक है, तो ये जाएगा आंसर करेक्ट, 15 का बी जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ओके, थिकनेस जो होता है उसके डिफ्यूजन पर बेस्ड होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड इन
डिजॉल्व्ड फॉर्म थ्रू द प्लाज्मा। ओहो, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं और O2 की ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, तो कितना लगभग ज़्यादा जाता है? ये नियरली 3%, अबाउट 3%। ठीक है, तो मेजॉरिटी किससे जाती है? तो ऑक्सीजन जो मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट होती है वो ज़्यादातर किससे होती है? आरबीसी के थ्रू होती है। ठीक है, थोड़ा सा प्लाज्मा भी हो जाता है इसमें इन्वॉल्व। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन अभी भी मैंने ये करा दिया है। ठीक है, जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी है क्या क्वेश्चन? हाँ है। ठीक है, चलिए और देख लीजिए भाई साहब, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। लाइक करें या ना करें, आप दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, जिसको ज़रूरत हो उसका भी भला हो जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विच फैक्टर्स फेवर द बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ Hb इन टिश्यूज़। ओके, तो 17 के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है भाई? 17 में फैक्टर फेवर द बाइंडिंग करता है CO2 विथ Hb, यानी हीमोग्लोबिन के साथ में कब CO2 बाइंड करेगा, कब इसके साथ जुड़ेगा, तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई हो। क्या हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो? हाई हो। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाए? लो हो जाए। तो क्या ऐसा कहीं मिल रहा है? हाई PCO2 एंड हाई PO2 गलत हो गया। लो PCO2 तो गलती हो गया। लो PCO2 अरे भाई गलत हो गया। हाई PCO2 एंड लो PO2। देखो यार है ना, मैच कर रहा। PCO2 ज़्यादा, PO2 कम, तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बाय। मतलब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर यानी लंग्स को न्यूमो कहते हैं। ठीक है, लंग न्यूमेटिक, तो न्यूमो उसी से रिलीज बना हुआ है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है ना, ब्रेन के अंदर पाया जाता है भाई। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इंस्पिरेशन को रिड्यूस करा दे, रिदम को। ठीक है, तो ए करेक्ट जाएगा। ठीक है ना, यानी न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है ना, वो प्रेजेंट होता है किसमें? पोन्स रीजन में। पोन्स कौन से रीजन में? हिंड ब्रेन में। पोन्स के पोन्स रीजन ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन पीछे वाला ब्रेन जो का पार्ट जो होगा। ठीक है, और इसी को कहते हैं स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या करता है? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये रिड्यूस कराता है किसको? रेस्पिरेटरी रेट को और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को भी। समझ आई बात? लिख लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ अस्थमा। किसका नहीं है? कभी कभी क्वेश्चन में नॉट करके आता है, रॉन्ग करके आ सकता है, इनकरेक्ट आ सकता है, तो इस सब चीज़ों पे ध्यान देना, अंडरलाइन कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? सिम्टम नहीं है, तो इसके मतलब कोई तो ऐसा है जो नहीं है, यानी बाकी है। तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये डिफ़िकल्टी इसका सिम्टम है, अस्थमा का, लेकिन नॉट सर्च करना है। ठीक है, ब्रीदिंग नॉइजली, व्हीजिंग, ये भी कैरेक्टर है। एल्वेओलर वाल आर डैमेज, ये कैरेक्टर नहीं है। एल्वेओलर वाल डैमेज नहीं होता, तो इसी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको इनकरेक्ट छांटना है, तो ये निकाल दिया।
इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये होता है करेक्टर। अब अगर क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ अस्थमा, तो करेक्ट करेक्ट कौन जाता है? डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नॉइज रिवीजिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये सारे करेक्टर जाते करेक्ट। बट नॉट करना है तो ये छांट के लिखना है। आ गया होगा समझ में? ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 20। ए मतलब असर्शन, ओके। आर मतलब रीजन, ओके। तो असर्शन एंड रीजन आपको देखना है भाई, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी सही लग रहा है, अभी बताया न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, तो करेक्ट है। ओके, रीजन क्या है भाई? रीजन क्या बता रहा है? देखो, प्राइमरली इट कंट्रोल स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया स्विच ऑफ पॉइंट भी बोलते हैं, तो यानी बात तो सही है, बात तो सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें? अगर दोनों बात सही है तो क्या हो जाएगा? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही है। 20 का ए करेक्ट जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्विच ऑफ सेंटर ऑफ इंस्पिरेशन, क्या बोलते हैं बेटा? देखिए, लिख लेना आप, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ओके, आर स्विच ऑफ और स्विच ऑफ सेंटर किसका? ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, ओके। तो गाइज ये रहा वीडियो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। और अगर जो जिस टॉपिक पे आपको चाहिए होगा बायोलॉजी के नीट लेवल के क्वेश्चंस, तो आप भी उसको कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके, ओके। तो ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इसको रिवीजन करें, इम्पॉर्टेंट है सारे, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग।